तो अब देखिए, ये 2 बैंड का रेडियो है। इसका आरएफ सेक्शन ये होता है, ये मीडियम वेव का है, ये शॉर्ट वेव का है। ठीक है। अगर 3 बैंड का होता तो इसी तरह और एक सर्किट आपको होता 3 बैंड का। एक चीज मैं बता देता हूँ, आईएफ सेक्शन जो होता वो सारे बैंड के लिए कॉमन होता है। तो मान लीजिएगा कि आपका कोई रेडियो में मीडियम वेव चल रहा है, शॉर्ट वेव नहीं चल रहा है, या शॉर्ट वेव चल रहा है, मीडियम वेव नहीं चल रहा है, तो आपको वो ऑडियो सेक्शन, आईएफ सेक्शन, ये दोनों आपको चेक करने का ज़रूरत नहीं है। आप सीधा जो बैंड नहीं चल रहा है उसका आरएफ सेक्शन में आप आ जाइए। और वहाँ पे भी आपको मैं बता देता हूँ, ये आरएफ का जो ट्रांजिस्टर होता है ना, वो सबके लिए कॉमन होता है। डिफरेंस कहाँ पे होता है इसका, ये ऑसिलेटर कॉइल में होता है। तो आप सीधा सीधा इसका ऑसिलेटर कॉइल का आसपास आप देखिए, या इसका एंटेना कॉइल है, एंटेना कॉइल भी दोनों का अलग होगा। वो एंटेना कॉइल और ऑसिलेटर कॉइल, ये दोनों का ही आप सीधा सीधा आप चेक कर सकते हैं। इसमें और कोई कंपोनेंट को आपको हाथ लगाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इसके बीच में ये 2 बैंड है या 3 बैंड है या 4 बैंड है, जितने भी बैंड होगा, उसको जो कॉमन पॉइंट है उसको स्विचिंग करने के लिए एक बैंड स्विच रखते हैं। मान लीजिएगा ये ऑसिलेटर है इसका। अब मुझे जब शॉर्ट वेव चलाना होगा तो हमको इस ऑसिलेटर को छोड़ करके इस ऑसिलेटर में, शॉर्ट वेव का ऑसिलेटर में जाना होगा। इस एंटेना कॉइल को छोड़ करके इस एंटेना कॉइल में शिफ्ट होना होगा। तो ये शिफ्टिंग जो होता है ये बैंड स्विच से होता है। कभी कभी आपको क्या होगा, बैंड स्विच के खराबी की वजह से भी बैंड्स ठीक से नहीं चलेगा। कोई एक बैंड भी नहीं चल सकता है, या सारे बैंड में प्रॉब्लम हो सकता है। वो आपका प्रॉपर कनेक्शन नहीं होने से वो हो सकता है। तो फर्स्ट में अगर ऐसा प्रॉब्लम आपके पास आएगा तो आप फर्स्ट जो है बैंड स्विच को थोड़ा सा ऑयलिंग करिए। एकदम से ज़्यादा सा ऑयल मत डालिएगा, क्योंकि गैंग में ऑयल चला जाएगा तो गैंग खराब हो जाएगा। तो आप ज़रा सा ऑयल स्प्रे करिए। और ज़्यादा अच्छा है अगर पेट्रोल से आप हल्का सा पेट्रोल डाल के कर सकते हैं तो ठीक है। अब ज़्यादा बोर्ड में फैलना नहीं, क्योंकि पेट्रोल भी जो है कोई कोई कंपोनेंट को ख़राब कर सकता है। तो जैसा कि मैंने अभी बता रहा था दोनों का, तो देखिए, मीडियम वेव का और शॉर्ट वेव का देखने में आपको ऑलमोस्ट सेम दिख रहा है। ठीक है। मीडियम वेव का एंटेना कॉइल हमें पता है कि वो फेराइट रॉड के ऊपर में जनरली होता है। तो फेराइट रॉड से देखिए यहाँ पे क्या होता है, एक वीडियो मैंने बनाया था जिसमें रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के बारे में आपको बताया था। तो यहाँ पे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का काम होता है। वो कैसा होता है देखिए, ये एंटेना का पॉइंट है, एंटेना का प्राइमरी कॉइल है। ठीक है। ये प्राइमरी कॉइल के साथ में ये गैंग लगा हुआ है। देखिए प्राइमरी कॉइल एक साइड में जो है ग्राउंड किया हुआ है, और दूसरी साइड में गैंग का वन साइड में लगा हुआ है, और एक दूसरा साइड गैंग का जो है ग्राउंड किया हुआ है। मतलब इस कॉइल के साथ में ये गैंग पैरेलल रहता है। तो ये जो होता है एंटेना साइड का गैंग, जो गैंग का 2 पार्ट होता है, एक एंटेना साइड होता है, एक ऑसिलेटर साइड होता है। हालांकि दोनों का जो है वैल्यू आजकल सेम ही रखा जाता है। तो उसमें ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं रहता है। दोनों अगर 270 पीएफ का है तो दोनों 270 पीएफ ही होगा। तो उसमें ये रहता है। और यहाँ से देखिए एक छोटा सा ट्रिमर दिया हुआ है। तो ये ट्रिमर का काम क्या है, ये जो फाइन एडजस्टमेंट है, मान लीजिए इस कॉइल और इस कॉइल के बाद में कैपेसिटर चेंज हो रहा है, तो कैपेसिटर का वैल्यू आप जब रोटेट करेंगे गैंग गैंग, जरूरी नहीं है कि आपका जो हर पोजीशन में जो उसका वैल्यू जो है बराबर तरीके से लीनियरली बढ़े। हो सकता है कहीं पे आपको थोड़ा बहुत कुछ पीएफ में एरर होगा, जिसका आप ये फाइन ट्यून ये ट्रिमर से कर सकते हैं, जिसमें आपको ट्यूनिंग में हम लोग काम लेते हैं। तो अब देखिए, जैसा मैंने बताया था रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, तो ये कैपेसिटर वेरिएबल कैपेसिटर है, ये कॉइल है, ये दोनों मिलके एक फ्रीक्वेंसी में रेजोनेट करता है। जैसे हम लोग घुमाते हैं इसको, ट्यून करते हैं, तो एंटीना साइड में इसको रेजोनेट करते हैं। रेजोनेट करने के बाद में क्या होता है, इसका जो सेकेंडरी कॉइल है, वो सेकेंडरी कॉइल से देखिए सिग्नल सीधा जाता है ट्रांजिस्टर का बेस में। ये ट्रांजिस्टर का बेस में एक एनपीएन ट्रांजिस्टर यहाँ यूज़ किया गया है, ये BF194 है।
तो ये VF 194 का बेस में चला जाता है, और बेस में एक बायोसिंग किया गया है, इसका वोल्टेज दिया गया है इसको ट्रांजिस्टर को ऑपरेट करने के लिए। तो बेस वोल्टेज यहाँ पे ज़रूरी है। तो वो वोल्टेज जो है जा रहा है वो 750 किलो ओम से ये नहीं 510 किलो ओम से जो है ये इसका बेस बायसिंग कर रहा है। एक एक रेडियो में अलग अलग होगा वैल्यू, ठीक है, डिपेंड करता है कि इसका इस कॉइल का जो है इम्पीडेंस कितना होता है, तो उसके हिसाब से इसका ये बायसिंग होगा। और उसके बाद यहाँ पे देखिए एमीटर में एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है जो देखिए ग्राउंड किया हुआ है, और यहाँ से देखिए आउटपुट निकल रहा है। ये आउटपुट कहाँ जा रहा है, सीधा ऑसिलेशन कॉइल में जा रहा है प्राइमरी में, और प्राइमरी में जाने के बाद में इसका जो है ये यहाँ से हो करके सीधा आपको IF में चला जाता है। IF का वन पार्ट है, IF का प्राइमरी में चला जाता है। तो इस स्टेज में क्या होता है, अच्छा इसका आगे बता लेते हैं। इसका जो सेकेंडरी है, जब इसमें आप यहाँ से आप जब एक सिग्नल इनपुट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये कॉइल में जो है उसका एम्पलीफाई होके, सिग्नल एम्पलीफाई होके इस कॉइल में आ जाएगा। इस कॉइल में जब आ जाएगा प्राइमरी कॉइल में, तो सेकेंडरी कॉइल में भी क्या होगा, इसका एक सिग्नल आपको बनेगा। सेम जो सिग्नल यहाँ देंगे उस तरह से एक सिग्नल इसका टर्न के ऊपर में वो बनेगा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी एक कैपेसिटर सीरीज में लगा हुआ है, और उसके बाद में एक गैंग कंडेंसर का दूसरे साइड है, मतलब ऑसिलेटर साइड में है। अब क्या हो रहा है देखिए, जब आप इस कैपेसिटर को ट्यून करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे 100,000 किलो हर्ट्ज में आप ट्यून कर लिए, आप साथ में इस कैपेसिटर को भी रोटेट कर रहे हैं, तो मतलब इसका भी ट्यून हो रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस अगर मान लीजिए 1000 किलो हर्ट्ज यहाँ पे बनता है, तो यहाँ पे हम लोग ऐसा ये दोनों को रेजोनेट ऐसा करेंगे कि 1455 या फिलिप्स के केस में 1452 किलो हर्ट्ज ये रेजोनेट करेगा। तो ये फ्रीक्वेंसी जब यहाँ रेजोनेट करेगा, ये सेम फ्रीक्वेंसी फिर इस ऑडियो फ्रीक्वेंसी के पास में मिक्स हो जाएगा, यहाँ से सॉरी RF फ्रीक्वेंसी में चला जाएगा। RF सिग्नल में जो हमारा कैरियर फ्रीक्वेंसी है उसके साथ मिलके ये 1000 किलो हर्ट्ज में हम लोग जो ट्यून करें उसको यहाँ से जाके 1000 किलो हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी इसके अंदर है, और यहाँ से एक मिक्स होके जाएगा, ये जनरेट करेगा आपको 1452 किलो हर्ट्ज यहाँ पे ये जनरेट करेगा। ये कैसा जनरेट करेगा, देखिए यहाँ से एक ये इसका बीच में एक टैपिंग है, ये टैपिंग से जा करके ये देखिए इसमें फिर बेस में एमीटर में जा रहा है। तो इस ऑसिलेटर को एक नाम है, टेक्निकल नाम है, इसको बोलते हैं हार्टले ऑसिलेटर, ठीक है। एक हार्टले ऑसिलेटर मैक्सिमम आजकल यही यूज होता है रेडियो में। या हार्टले ऑसिलेटर से इसका ये जो फ्रीक्वेंसी बनेगा, इसका एक पार्ट जो है इसमें चला जाएगा, तो ये ऐसा एक रोटेट करते रहेगा, इसके अंदर घूमते रहेगा, तो ऑसिलेशन करेगा, इसके अंदर ऑसिलेशन करेगा। तो इसके हिसाब से ये जो ट्यूनिंग फ्रीक्वेंसी हम लोग यहाँ पे बनाए, इसके हिसाब से ऑसिलेट करेगा। अब मान लीजिए कि यहाँ पे 1000 किलो हर्ट्ज, और मैंने बोला कि जब ट्यून करेंगे तो 1452 किलो हर्ट्ज फिलिप्स केस में ये बनाएगा। इसका एक पार्ट जो है फिर ये प्राइमरी हो गया तब तो इसमें चला जाएगा। ये चला जाने के बाद क्या होगा, ये इसके साथ मिक्स हो जाएगा, जो यहाँ से आया वाला 1000 है और इसके साथ मिक्स होगा। मिक्सिंग कैसा होगा, मिक्सिंग होगा ये 1452 किलो हर्ट्ज से ये फ्रीक्वेंसी माइनस हो जाएगा, माइनस होने के बाद में बचेगा 452 किलो हर्ट्ज, 452 किलो हर्ट्ज। तो ये 452 किलो हर्ट्ज के अंदर में इसका ऑडियो फ्रीक्वेंसी जो वहाँ से आया वो भी होगा। ये दोनों जा करके सीधा देखिए इसका प्राइमरी कॉइल में चला गया। IF का, ये IF का वन साइड है, ये IF का वन साइड है, प्राइमरी कॉइल में चला गया। सेम यही सर्किट देखिए यहाँ पे भी बना हुआ है। ये जो कैपेसिटर है, ये जो ट्रिमर है, यहाँ पे भी ट्रिमर है, ये जो है सारा जो है इसको ये फ्रीक्वेंसी क्रिएट करने के लिए कंपनी ने इसको कैलकुलेट करके इसको लगाया है कि कितने के कॉयल होना चाहिए, कितना का उसका इंडक्टेंस कितना होना चाहिए। और कैपेसिटर हमारे पास में नोन है, हम लोग जानते हैं कि 330 होगा, या पहले 330 होगा या 270 होगा, जो भी होगा वो उसके हिसाब से एक कॉयल बनता है। और ट्रिमर है उसको फाइन एडजस्टमेंट के लिए, जैसा कि मैंने इस केस में बताया था एंटीना का। तो सेम, ये दोनों सेम सर्किट है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे ये इस ऑसिलेटर को एक बार स्विचिंग करना है, इसमें जब आप शॉर्ट टाइम में जाएंगे तो इस ऑसिलेटर को काम कराना है। तो ये दोनों का स्विचिंग के लिए जैसा मैंने बताया कि बैंड स्विच का
सहारा लिया जाता है। तो यही चीज इसमें किया गया। देखिए, आप अगर अच्छे से देखेंगे तो देखिए यहाँ पे ये मीडियम वेव का कॉयल दिया हुआ है, ये शॉर्ट वेव का कॉयल दिया हुआ है। ठीक है, मीडियम वेव का एक साइड जो है ग्राउंड किया हुआ है और शॉर्ट वेव का भी एक साइड का ऐसा है, और ये बीच में एक बैंड स्विच का पार्ट दिया हुआ है। तो जब आप मीडियम वेव में चलाएंगे तो ये वाला कनेक्ट हो जाएगा, ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा, ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा, ये कनेक्ट है, तो आपका ये लाइन चालू हो जाएगा। सेम इसी तरह ये वाला ये लाइन जो है ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा, यहाँ से जाके ये कनेक्ट हो जाएगा, यहाँ से ये बेस में चला जाएगा। तो ये कनेक्शन एंड डिस्कनेक्शन, ये दोनों का काम जो है बैंड स्विच करता है। तो सेम उसके बाद में आया, देखिए यहाँ पर भी स्विच दिया है, यहाँ पर भी जब मीडियम वेव में जाएगा तो मीडियम वेव का ऑसिलेशन में जाएगा, जब शॉर्ट वेव में जाएगा तो शॉर्ट वेव का ऑसिलेशन में जाएगा। और अब कहीं में भी जाए, फाइनली ये सब जा करके आईएफ में जा रहा है। देखिए इससे भी आईएफ में जा रहा है, इससे भी आईएफ में जा रहा है। जब आपका शॉर्ट वेव चलेगा तो ये लाइन कनेक्ट हो जाएगा, यहाँ से ऐसे चला जाएगा। जब मीडियम वेव चलेगा तो ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा, यहाँ से आके ये लाइन होके इस लाइन से चला जाएगा। तो यहाँ पे भी ऐसे जैसे गैंग है, ये गैंग का भी ऐसा स्विचिंग दिया है। देखिए गैंग भी स्विच हो जाता है, गैंग भी अपना स्विच होके इसमें आ जाएगा। तो ये हो गया आपका ये। अच्छा, इसमें फिलिप्स में एक फाइन ट्यूनिंग दिया, यहाँ पे आप देखिए एक फाइन ट्यूनिंग का इसमें दिया है। ये फाइन ट्यूनिंग जो है एक इंडक्टेंस में दिया हुआ है, इंडक्टेंस और ऐसे रेजिस्टेंस में, इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस को वैल्यू की चेंज कर करके इसको यहाँ से जो ये जो सेकंड जो फीडबैक लाइन है, फीडबैक लाइन से इसको वैल्यू चेंज कर देता है। तो चेंज करने से ये जो है, अब मान लीजिए ये कैसा होता है, देखिए ये इंडक्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, तो इसके साथ एक इंडक्शन जुड़ जाता है, उसके बाद में एक रेजिस्टेंस भी जुड़ जाता है। तो इसका जो फीडबैक का लाइन में आपको जो फ्रीक्वेंसी है थोड़ा माइनर ड्रिफ्ट हो जाता है, तो उस वजह से ये लोग करते हैं इस तरह से। अब इसके बाद में देखिए यहाँ पे आ गया आईएफ में। आईएफ में आने के बाद देखिए फर्स्ट आईएफ है, इसको फर्स्ट आईएफ को यहाँ पे देखिए सप्लाई वोल्टेज दिया है। ये सप्लाई वोल्टेज कैसे क्यों दिया, क्योंकि यहाँ से सप्लाई हो घूम के जाकर के कॉइल के अंदर से घूम कर जाकर के इस ट्रांजिस्टर को कलेक्टर में सप्लाई तो देना है। तो कलेक्टर सप्लाई के लिए ये कॉइल के अंदर से घूम के आता है। मान लीजिएगा कि ये आईएफ जो है खराब हो गया, फर्स्ट आईएफ काम नहीं कर रहा है। यहाँ तक तो आप, मैंने बोला टेस्ट कर लिया, आप टेस्ट करिए यहाँ पे स्क्रूड्राइवर। इस आईएफ को क्या होगा, जब मान लीजिए यहाँ पे ये खराब हो गया, कट गया बीच में प्राइमरी, तो वोल्टेज ट्रांजिस्टर में जाएगा नहीं। तो वोल्टेज नहीं जाएगा तो ये ट्रांजिस्टर का वोल्टेज आप यहाँ पे मेजर करेंगे तो यहाँ पे आपको वोल्टेज नहीं मिलेगा। इस पॉइंट में ट्रांजिस्टर का कलेक्टर में आपको वोल्टेज नहीं मिलेगा। तो आप यहाँ पे ना आपको हमिंग मिलेगा ना वोल्टेज मिलेगा। तो इसी तरह से आपको हर एक कंपोनेंट को इसी तरह से वन बाय वन आपको लॉजिकली सर्किट डायग्राम देख करके, अगर आपके पास में बराबर सर्किट डायग्राम नहीं है तो आप दूसरे सर्किट डायग्राम को रेफर कर लीजिए। सेम सिस्टम है, रेजिस्टेंस कैपेसिटर का वैल्यू चेंज रहेगा, बस उतना ही है। तो यहाँ से देखिए ये आ गया, ये आने के बाद में ये अब इसमें से जो है 455 किलो हर्ट्ज इसमें आ गया। जैसा कि मैंने बताया कि 455 किलो हर्ट्ज जनरेट हो जाएगा। ये 455 विथ ऑडियो, जो स्टेशन का ऑडियो है वो मिलाकर इसमें आ जाएगा। फिर इसका जो सेकेंडरी कॉइल में चला जाएगा। सेकेंडरी कॉइल में जाने के बाद में देखिए ये जाके फिर यहाँ से बायसिंग होगा। अब एक चीज देखिए, यहाँ पे एक पॉजिटिव सप्लाई ये दिया हुआ है, फिर से ये दिया हुआ है क्योंकि ये बेस में भी एक सप्लाई चाहिए इस ट्रांजिस्टर का, इसके लिए यहाँ से एक पॉजिटिव सप्लाई है जो बेस में जाता है। इसके बाद यहाँ से देखिए फिर एम्पलीफाई हो जाता है, फिर सेकंड में जाता है। तो इसी तरह 2 3 4 अलग अलग सेट में अलग अलग आईएफ रहेगा। सारा आईएफ का आईएफ एम्पलीफायर 1, आईएफ एम्पलीफायर 2 ऐसा बोल के एम्पलीफिकेशन होते रहेगा। तो जनरली 2 3 आईएफ जो है हर किसी में दिखाई देता है, किसी किसी में 4 भी रहता है। अब आईएफ में क्या होता है, देखिए यहाँ से जो 455 लेके गया, तो 455 किलो हर्ट्ज जब बनाता है ना, तो इसके साथ में कुछ एक क्या बोलते हैं उसको, एक एक्स्ट्रा सिग्नल्स भी उसके साथ में रहेगा। ठीक है ना, एक और सिग्नल रहेगा, इमेज फ्रीक्वेंसी रहेगा, बहुत सारा फ्रीक्वेंसी इसके साथ में रहेगा। ठीक है, अगल बाजू आजू बाजू को, क्योंकि उसका बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो वो बैंडविड्थ को कम करने के लिए, पिन पॉइंट करने के लिए क्या होगा,
यहाँ से एक ट्यूनिंग दिया रहता है IF में, जिसको आप ट्यून करेंगे। ये ट्यूनेबल एक ट्रांसफॉर्मर है, जिसको इंटरमीडिएट ट्रांसफॉर्मर बोलते हैं, IFT बोलते हैं। इसको आप ट्यून करेंगे, ट्यून करने से क्या होगा, बराबर जो है ये जो कैपेसिटर दिख रहा है आपको, ये वाला, ये कैपेसिटर के साथ में ये कॉयल आप ट्यून करना, मतलब इसके अंदर एक कोर मूव कराते हैं। कोर मूव कराने से क्या होगा, इस इंडक्टेंस का वैल्यू चेंज होगा। ठीक है, उस इंडक्टेंस का वैल्यू चेंज होगा, तो चेंज होने से इस कैपेसिटर के साथ में रेजोनेट करेगा, फिर से रेजोनेट करके बराबर 455 किलो हर्ट्स आ गया, तो ये आगे में 455 किलो हर्ट्स को पास कर देगा। ठीक है, उसका नहीं तो ये 455 किलो हर्ट्स को पास नहीं करेगा, यहाँ पे आके वो रोक देगा। तो इसलिए देखते होंगे आप, IF जब घुमाते हैं तो आस्ते आस्ते साउंड धीमा होता है या लाउड होता है, तो उसका रीज़न यही है कि आपके बराबर IF 455 या 452 किलो हर्ट्स में ट्यून नहीं हो रहा है। तो इसमें निकल गया। नेक्स्ट वाला स्टेज में भी सेम है आपका, सेम IF उसी तरह ट्यून करना होगा, इसी तरह इसमें भी ट्यून करना होगा। यहाँ पे देखिए एक डिटेक्टर डायोड दिया हुआ है, ये एक डायोड दिया हुआ है, ये एक डिटेक्टर डायोड होता है। ये डिटेक्टर डायोड क्यों हो रहा है, यहाँ से ये जो सिग्नल इसमें जाता है और इसमें से एम्पलीफाई होके फिर सेकंड IF में जब जाता है, तो सेकंड IF का जो प्राइमरी से एक यहाँ से सीधा एक डिटेक्टर डायोड से फिर इसका जो है यहाँ पे डाला रहता है। ये क्यों रहता है, ये जो है, जो मान लीजिएगा कुछ सिग्नल का स्ट्रेंथ है वो थोड़ा कम आ गया, कम है, तो वो क्या करेगा, यहाँ से एक वो सिग्नल एम्पलीफाई होके आएगा, इसको फिर दोबारा इसमें रिटर्न कर देगा सिग्नल को, कुछ पोर्शन को, इसका जो ये फिल्टर करके खाली जो इसका जो ऑडियो है, ऑडियो को इसके अंदर से फिर इसको पास कर देगा। तो क्या होगा, फिर से जो है ऑडियो जो है, ऑडियो फ्रीक्वेंसी जो है इसके अंदर फिर मिक्स होगा, वही 455 किलो हर्ट्स के अंदर में मिक्स होगा, तो उसका लाउडनेस बढ़ जाएगा। तो एक AGC की तरह ये काम करता है। तो ये वाला आ गया, ये एक स्टेज आ गया, इसके बाद में ये स्टेज आ गया, ये आ गया, इसके बाद में सेम ये रिपीट है यहाँ पे भी, यहाँ पे रिपीट होने के बाद ये मैंने बोला डिटेक्टर, डिटेक्टर ऐसे है, डिटेक्टर के बाद में आपको यहाँ से ऑडियो सिग्नल, प्योर ऑडियो सिग्नल यहाँ से निकलेगा बाहर। अब यहाँ से देखिए प्योर ऑडियो सिग्नल आपको मिल गया, ये यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दे करके, क्योंकि वो उसको इम्पीडेंस मैच कराना होता है, तो इसके साथ में यहाँ चले जाता है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से एक लाइन और दिया है, देखिए ये एक रेजिस्टेंस होके, ये फिर ये पॉजिटिव सप्लाई होके ये फिर जाता है फर्स्ट IF में चला जाता है, ये सप्लाई वोल्टेज के साथ चला जाता है मिलके। तो ये क्या है, ये देखिए यहाँ से जो ऑडियो फिल निकलता है, इसको क्या करता है, फिर ये रिटर्न करता है इसमें, ताकि जो वीक सिग्नल हो, जो वीक स्टेशन हो, उसको दोबारा से एम्पलीफाई करके सेम रूट से आके आपको सुनाए और उसका लाउडनेस बढ़ जाए, या फिर जो ओवर लाउड है उसको रिड्यूस भी करें, एक बैलेंस में लेके आए, तो उसको AGC कंट्रोल, ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल बोलते हैं। ये सिस्टम को, ये वाला, ये दोनों ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल सिस्टम में आ जाता है। तो उसके बाद में तो ये है ये वाला। अब मान लीजिए देखिए यहाँ पे 2 बैंड है, यहाँ पे 3 बैंड भी हो सकता है, यहाँ पे 4 बैंड भी हो सकता है, सबके इसी तरह स्विचिंग रहेगा, बाकी मैकेनिज्म इसका सेम रहेगा। ये एम्पलीफायर में 3 ट्रांजिस्टर है, किसी में 4 रहेगा, किसी में 5 रहेगा। तो देखिए बहुत सारा विंटेज रेडियो में पहले एक पब्लिसिटी होता था, 8 ट्रांजिस्टर रेडियो, 10 ट्रांजिस्टर रेडियो। बेसिकली इस पोर्शन में ज़्यादा चेंज नहीं होता, जो होता है ये ऑडियो सेक्शन में होता है। तो ऑडियो सेक्शन में क्या होता है, आपको 2-3 ट्रांजिस्टर लगेगा तो आपका ऑडियो और पावरफुल बन जाएगा, तो ये होता है। तो किसी किसी रेडियो में एक जो नॉर्मल रेडियो में नहीं मिलेगा, थोड़ा सा जो कॉस्टली रेडियो है उसमें है, ये जो RF सेक्शन आपको यहाँ पे डायरेक्ट पंच कर रहा है, इसके अंदर जा रहा है, ये RF सिग्नल को एक एम्पलीफिकेशन करके, सिंपल एम्पलीफायर होगा एक ट्रांजिस्टर से सिंपल, उसके बाद में ये इसके अंदर में जाता है। तो क्या होता है, जो एक सिग्नल है उसका रिसेप्शन का या उसका सेंसिटिविटी बोलिए बहुत बढ़ जाता है। तो ये है एक, ये है। और अब मैं इसको आपको एक दो चीज़ और बताना चाहता हूँ, वो है जैसा मैंने बताया कि ये हार्टली ऑसिलेटर बोलते हैं इसको, और ये जो है जनरली 20 किलो हर्ट्ज से लेकर के 30 मेगा हर्ट्ज तक के ये अच्छा काम करता है, और या उसके बाद में भी ये कुछ काम करता है, लेकिन लोअर 20 किलो हर्ट्ज से नीचे का फ्रीक्वेंसी के लिए ये उतना सही नहीं है।
ये जैसा मैंने जानकारी मिला है। और आई फ्रीक्वेंसी को भी आपने आपको बता दिया, आई फ्रीक्वेंसी कैसा सिलेक्ट करता है। आई फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट ऐसा करता है, मान लीजिए आपका आर एफ फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, 1000 किलो हर्ट्ज आर एफ फ्रीक्वेंसी आपको ट्यून करना है। तो 1000 किलो हर्ट्ज को जब ट्यून करेंगे तो उसको ऑसिलेटर जो फ्रीक्वेंसी बनाएगा वो क्या होगा, ये 1000 किलो हर्ट्ज प्लस इसका आई एफ का फ्रीक्वेंसी जो कंपनी ने सेट किया है, 452, 460, 455 जो भी है उसको बनाना है। मतलब मान लीजिए 455 बना रहा है, तो 1000 + 455, तो ये हो जाएगा आपको 1455 किलो हर्ट्ज ये ऑसिलेटर बनाएगा। ठीक है, तो ये हो गया दोनों। और उसके बाद में एक इमेज फ्रीक्वेंसी भी इसमें बनता है, इस ऑसिलेटर की वजह से ना एक इमेज फ्रीक्वेंसी बनता है। जो इमेज फ्रीक्वेंसी क्या होता है, वो आपको जो आई एफ फ्रीक्वेंसी जो भी होगा उसका डबल होता है। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे 1000 किलो हर्ट्ज अगर आप सिग्नल लेंगे तो आपका जो इमेज फ्रीक्वेंसी बोलेगा वो 1000 किलो हर्ट्ज प्लस 455 किलो हर्ट्ज प्लस 450, ये सेम सेटिंग में वो भी आएगा। ठीक है, तो वो जो हो जाएगा, तो इमेज फ्रीक्वेंसी आपको बन जाएगा 1910 किलो हर्ट्ज में। तो कभी कभी आपको दिखाई देगा कि एक ही स्टेशन आपको कुछ पावरफुल होने से दो तीन जगह में आपको सुनाई देता है, दो जगह में सुनाई देता है, तो उसका रीज़न यही है कि उसका एक इमेज फ्रीक्वेंसी ये ऑसिलेटर का वजह से बनता है। और इसको मिनिमाइज करने के लिए यहाँ पे आपको ये, क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ से आपको 455 किलो हर्ट्ज से भेजना है, तो इस स्टेज को आपको सही से होना है। तो यही आज का है। इसका जो प्रैक्टिकल मैं इसका जो सर्किट का है प्रैक्टिकल है या इसका कोई रेडियो रिपेयरिंग करना है, ये मैं आप आने वाला वीडियो में मैं आपको करके दिखाऊंगा। और मैं तब कंपेयर भी करके दिखाऊंगा कि इस सर्किट के साथ में दूसरा कोई रेडियो का सर्किट को भी कैसा आप देख सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, या कुछ जानकारी शायद मैं दे पाया आपको। अगर आपको अच्छा लगा तो आप हमारा चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, इसी तरह इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं लाते रहूँगा। आप जुड़े रहिए, आप सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट्स भी करिए। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको जो है नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि वीडियो आया हुआ है। तो थैंक यू वेरी मच।